सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsht विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। EHT लाइन ट्रिप होने से कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। 70% शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डिफेंस फेज 1, मलीर मॉडल कॉलोनी, लियारी, खारादर, नयाबाद, खड्डा मार्केट, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 14, 18 और 19, मौसमियात स्कीम 33, लियाकताबाद, सीवन एरिया, सर सैयद टाउन, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, न्यू कराची, अस्करी 4 में घंटों से बिजली बंद है। बिजली कब तक बहाल की जाएगी ये जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज हसन अब्बास से। हसन अब्बास बताएगा कब से ये बिजली बंद है और क्या कहा जा रहा है, कब तक वापसी होगी इसकी? देखिए तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो शहर कराची के अंदर बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची वालों को गर्मी में दिन में तारे दिखाई दे दिए, क्योंकि बिजली जो है वो कराची के 70% इलाकों के अंदर बंद हुई। अगर हम मुतासरा इलाकों के हवाले से बात करें तो उसमें लांडी, कोरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, सरजानी के इलाके हैं, डिफेंस का इलाका है, क्लिफ्टन का इलाका है, गिजरी का इलाका है, फेडरल भी एरिया है, गुलबर्ग है। उसके अलावा हम बात करें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है। तमाम तर शहर के जो बड़े इलाके हैं, तकरीबन 70% कराची शहर का इलाका जो है वहाँ बिजली गायब हमें दिखाई दी। जब हमने बात की कि इलेक्ट्रिक से और NTDC से, तो उनका ये कहना था कि हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग की वजह से, जिसमें बल्दिया 1 और बल्दिया 2 में जो है वो ट्रिपिंग हुई, जिसकी वजह से मुतादिद ग्रिड स्टेशन जो है वो ट्रिप हो गए, जिसकी वजह से कराची के बेशतर इलाके जो है वो बिजली से महरूम हुए। बताया ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिक और NTDC एक दूसरे के ताउन से जो है वो बिजली बहाल करने में मसरूफ़ है। और अब जिससे कुछ देर के बाद जो है वो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली बहाल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची शहर के अंदर हम देखते हैं कि जब भी जैसे ही गर्मी ज़ोर पकड़ती है, वैसे ही जो है वो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठा हुआ दिखाई देता है। कभी जो है मसाइल NTDC की जानिब से हो जाते हैं, तो कभी मसाइल जो हैं वो लोकली के इलेक्ट्रिक की सतह पे हो जाते हैं। तो यकीनन कराची शहर वाले जो हैं वो इस अजियत से गुजरने के आदी हैं। और कराची शहर में जब जब मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना आता है, वैसे ही बिजली का बहरान भी साथ लेकर आता है, क्योंकि कराची शहर के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही गर्मी का पारा ऊपर जाता है, वैसे ही फीडर ट्रिप होने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो फटने लग जाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बिजली के फॉल्ट होने की वजह से हम देखते हैं अक्सर हादसात भी रहनुमा होते हैं। कभी तारें गिर जाती हैं, तो कभी जो है वो कहीं पर आग लगी भी हमें दिखाई देती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो यकीनी तौर पे कि इलेक्ट्रिक को भी चाहिए कि कोई ऐसी बेहतर हिकमत अमली मौसर तरीके से बनाए कि कराची शहर वालों को बिजली भी बेहतर तरीके से फराहम की जाए और उनकी जानी और माली हिफाजत भी रहे। यकीनन बेहतर इक़दाम करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब का। तर्जुमान वजारत तवानाई ने ट्वीट किया है कि कराची को बिजली सप्लाई करने वाली NKI बल्दिया 1 और 2 में ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुतासर हुई। बाकी मुल्क का तमाम सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। NTDC और के इलेक्ट्रिक के एहलकार बिजली की बहाली में मसरूफ हैं और ट्रिपिंग की वजूहात की भी तहकीकात की जा रही हैं। तर्जुमान वजारत तवानाई ने यह ट्वीट किया है कि कराची को बिजली सप्लाई करने वाली NKI बल्दिया 1 और 2 में ट्रिपिंग से बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना साहब। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है इमरान राना साहब। अभी बताइए कि सूरत हाल ओवरऑल अभी है क्या, कब से ये बिजली बंद है और कब तक बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा और कौन कौन से इलाके जो मुतासर हैं? बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने के लिए। मैं आपको अपडेट करता चलूं कि जो के इलेक्ट्रिक की जो NKI 1 और 2 जो NTDC की लाइन है, उसमें एक ट्रिपिंग आई थी और उसके ऊपर पावर डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका जो एहलकार और के इलेक्ट्रिक की टीम से बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो दोनों लाइन्स को रिस्टोर कर दिया है। और अब उसके बाद हम लोगों ने जितने हमारे कराची को पूरे ग्रिड्स जो फीड करते हैं, उन ग्रिड्स को भी हमने एनर्जाइज कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ग्रेजुअली हम जो सप्लाई है शहर को, इसको रिस्टोर कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड है इस वक्त
फील्ड में भी मौजूद हैं, हमारी क्राइसिस टीम भी इस वक्त एक्टिव है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल प्रोएक्टिवली इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। मेरे आई थिंक कि बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह शहर को एनर्जाइज करने की पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये भी अपडेट करता चलूँ कि जितनी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अहम मकामात हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हम लोग उनको, वो हमारे लिए प्रायोरिटी 1 है, वो हम लोग कर चुके हैं उनको एनर्जाइज। और बाकी शहर के हवाले से भी अगर मैं अपडेट करूं तो बहुत सारे इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है और ग्रेजुअली बाकी इलाकों में भी हो रही है। मेरे पास एग्जैक्ट कुछ देर में डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी एरिया वाइज भी, इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इमरान राणा साहब। कराची शहर को बिजली सप्लाई बंद होने के बाद पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बेस पंप बंद हो गए हैं, जबकि कराची को पानी की सप्लाई बंद की गई है। कराची शहर को बिजली सप्लाई बंद होने के बाद पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 20 पंप बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कराची को पानी की सप्लाई बंद हो गई है। कराची शहर को बिजली की सप्लाई तो बंद है ही, और इसी बिजली बंद होने की वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासर है, क्योंकि धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 20 पंप बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। इससे पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, बताएगा कहां कहां पानी की सप्लाई बंद है? जी, यहाँ पे देखा जाए तो कराची के जो बेहतर यानी कि 71 ग्रेड में से 60 ग्रेड जो है ट्रिप कर गए थे, जिसके बाद कराची का यानी धाबेजी और पिपरी में जो मेन पंपिंग स्टेशन है उससे बिजली पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। वाटर बोर्ड जो है कराची शहर को यौमिया 60 करोड़ गैलन जो है पानी फराहम करता है, जिसका इम्पैक्ट देखें जो गुज़िश्ता 2 घंटे की जो मुसलसल बिजली की मौसमी हुई है उससे कराची शहर को पानी की भी सप्लाई जो है बंद हो गई। वैसे ही शॉर्टफॉल है 1 करोड़ गैलन जो है, अगर देखा जाए वो उसका पर घंटे से भी, तो अगर 2 घंटे का देखें तो कराची शहर को पूरी मुकम्मल तौर पर पानी की सप्लाई कई घंटों से बंद है। वाटर बोर्ड इंतजामिया के कहना है कि बिजली बहाल होने के बाद उसको कई घंटे लगेंगे, क्योंकि वो टैप मारने के बाद उसकी लीकेज होती है तो उसको मरम्मत किया जाएगा, उसके बाद ही कराची शहर को पानी की सप्लाई बहाल होगी। वाटर बोर्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक का देखें तो इलेक्ट्रिक का इस वक्त कहना है कि मुतवातिर तौर पर जो बिजली जो बंद हुई थी उसके बाद बहाली का अमल जारी है। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया अशरफ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के अहम फैसले सामने आए हैं। सूबे में मौजूदा पाबंदियां 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी। दुकानें पीर से शाम 6 बजे तक 130 के तहत खुली रहेंगी। तमाम सयाहती मराकज़ और तफरीही पार्क्स 2 हफ्तों तक बंद रहेंगे। अहम फैसले सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसले किए गए। सूबे में मौजूदा पाबंदियां 2 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली का कहना है कि सिंध के कम शरह वाले इजला में तालीमी इदारे NCOC के फैसलों के मुताबिक खुले रहेंगे। कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी इजला में कोरोना के सिर्फ 4% है। वाज़े तौर पर 5% से कम शरह वाले इजला में 24 मई से तालीमी अदारे खोलने का फैसला किया है। सिंध में कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी तमाम 20 अजला में कोरोना की शरह 4 या इससे भी कम फीसद है। लिहाजा हम हुकूमत सिंध से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी तमाम अजला में 24 मई से तालीमी अदारे खोले जाने का नोटिफिकेशन। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 88 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटे में 4007 केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% हो गई। 30 से 40 के उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 88 अफराद की जान ले गया है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज 30 से 40 साल के लोगों की वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी गई है। इस पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सबा बजीर से। जी सबा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में 30 से 40 साल तक के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल वैसे तो काफ़ी दिनों से जारी था, लेकिन 30 से 40 साल तक के जितने भी लोग हैं उनको आज वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इस वक्त मैं CDA अस्पताल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तमाम तर इंतजामात जो हैं वो वैक्सीन के हवाले से रखे गए हैं। बात करते हैं 30 से 40 साल तक जो एज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, उनको मैसेजेस भी आ गए हैं।
कोड भी उनका आ गया है, लेकिन वो 1-2 दिन तक शुरू हो जाएंगे। उनके लिए हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। जहां 4-5 काउंटर हमने बना दिया है, 6-7 कंप्यूटर्स ऑपरेटर बिठा दिए हैं, ऑनलाइन सिस्टम हमारा है और प्रॉपर CDA हॉस्पिटल आप इंटर होंगे तो आपको काउंटर पर लोग बैठे नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट इस एरिया में जो CDA हॉस्पिटल करता है। और आप माजूर अफराद के लिए अलग हमने काउंटर बनाया है, व्हीलचेयर वालों के लिए अलग बनाया है, बाकी जो एजेड वाले हैं उनके लिए अलग है। 28 से 30-32 हज़ार वैक्सीनेशन जहाँ हो चुके हैं लोगों की। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि अब तक 28 से 30 हज़ार लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अभी भी 30 साल तक के जितने भी लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो गई है, लेकिन अभी तक उनको वैक्सीन लगने का अमल जो है इस अस्पताल में शुरू नहीं हुआ। और अब तक मुल्क भर में 45 लाख से ज़ायद लोगों को। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईवान वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें करने लगा। सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल के घर ग्रुप अराकीन की बैठक में वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी भी पहुंच चुके हैं। ईवान वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, तफसीलात जानते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, अब बर्फ पिघलती नजर आ रही है। देखिए जी, मुलाकात अभी जारी है और इस मुलाकात के अंदर अरकान असेंबली की जानिब से गिले शिकवे किए गए हैं। कुछ अरकान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा ना करने का गिला शिकवा किया गया और ये भी कहा गया कि वज़ीर आला के वादों की वजह से, पूरा ना करने की वजह से जो है उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ा। फवाद चौधरी जब इस मीटिंग में शिरकत के लिए आए तो हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने भी अरकान से गिले शिकवे किए और पंजाबी के अंदर जो है वो ज्यादा गुफ्तगू की गई। नज़ीर चौहान को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि तुसी से बड़ी बमबारी की है और बड़ा कम चुप के रखे है। तफसीलात के लिए शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है कि साबिका हुकूमतों को पीछा छोड़ें और काम पर फोकस करें, सबको साथ लेकर चलें। पहले पुराना पाकिस्तान ठीक करें, नया भी बन जाएगा। जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो इमरान भाई जो बात करते थे कौम सब खड़ी हो जाती थी। अब इमरान भाई एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं अपनी चीज़ों की। तो इमरान भाई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, 2.5-3 साल से उन्हीं के पीछे पड़े हुए। जहां जाते हैं, मैंने जहां उनके सुना है उनको किसी भी इफ्तिताह करते हुए जरदारी नवाज शरीफ छोड़ दे। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आप करके दिखाएं, आप चेंज लेके आए, जिसके लिए हम लोग सब ने वोट दिए 2013 में, फिर बाद में वोट दिया लोगों ने। पुराना पाकिस्तान है उसको ठीक कर लें, नया पाकिस्तान में हमें दोबारा अल्लाह ताला हमें पता नहीं कितनी जिंदगी देता है। जो पुराना पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं है, लेके चलो ऑपोजिशन पाकिस्तान। आपको बताते चले फवाद चौधरी और तरीन ग्रुप के मेंबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त का इज़हार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब में जिस तरह की कोई गलत फहमी हमारी पार्टी के अंदर है, ये दो साहबान पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं जिनसे हम सेटिस्फाइड हैं। ये अगर हमारे मामलात को लुक आफ्टर करने लगे तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये पार्टी मजबूत होगी बल्कि इमरान खान का विजन इंशाल्लाह ताला पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं अब अपने भाई को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नुमान लंगड़ियाल साहब का आज इस ज़ोराने के ऊपर, और यहाँ पे जो सारे MPA साहिबान हैं, 7 MPA साहिबान और बाकी जो सारा कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरीके से मामला चल रहे थे, हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर कई दफ़ा ऐसी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। यहाँ पर भी एक सियासी और इंतज़ामी जो हमारी राबता कार है या कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब को और मुझे हुक्म किया और उनके हुक्म के ऊपर ही हम जो है वो आज यहाँ पर आए हैं और हमने जो तमाम नुक्ता नज़र है वो बड़ी तफसील से सुना है। और ये जो सारे लोग हैं, सच्ची बात तो ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे हैं, नुमान साहब बशमूल, मेरा तो ज़ाती तौर पे इनसे कोई ये दूसरी नस्ल का ताल्लुक़ है और मेरा बड़ा एहतराम है, सारी मेरा बड़ा पुराना और भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है और हम ये समझते हैं कि इसकी जो सईद अकबर नवानी साहब जैसे जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, 1985 से वो असम्बली के मेंबर चले आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कितना एक पॉलिटिकल तजर्बा है
اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کے تجربے سے، ان کی جو باتیں ہیں اس سے. اور جس طرح بھی نوان لنگریال صاحب نے، سعید اکبر نوانی صاحب نے اور باقی جو دوست ہیں سارے، نذیر چوہان صاحب اور چیمہ صاحب اور خرم اور باقی سارے ہمارے جو دوست ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب. باقی کبھی کسی مسئلے کے اوپر، چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے، اس میں رکھنا بھی آ جاتا ہے، اس میں تکلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ تمام لوگ بالکل واضح ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ہماری جماعت ہے، اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. تیسری بات، جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بڑی واضح موقف رکھا ہے تحریک انصاف کے اندر، میں پوری طرح مجھے یہ بھی یقین ہے، نہ تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ توقع ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی اللیگل سفارش کریں گے، نہ ہی عمران خان کا یہ مزاج ہے. میرٹ کے اوپر علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی، اس کا انتظار ہمیں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کو بھی ہے، اور ہمیں بھی اس کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتبار ہے اور ان کو بھی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے. اور وہ رپورٹ ہماری ایک انٹرنل پارٹی کی ایک جو لائن ہے اس کو طے کرے گی. جہاں تک ان کے کورٹ کیسز کا یا معاملات کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک قانونی معاملات ہیں، اور نہ یہ وہ کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، ایکسٹرا آرڈنری کسی کو کوئی ریلیف دی جائے، نہ وہ ترین صاحب اس کو مانگیں گے، اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ان کو جو ہے کچھ کریں گے. ہم سب نے ایک فیملی کی طرح، ایک اکٹھے پارٹی کی طرح، جس طرح سے ہم ایک ہوتی ہے روایت اسی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپس میں خلافات کا معاملہ نہیں ہے. ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کر کے جو مسائل ہیں ذاتی یا اجتماعی ان کو ہم حل کریں گے، اور عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو اب وزیر اعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے، عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک طریقے سے، ایک پوری آرگنائزیشنل طریقے سے ان کے معاملات کے اوپر ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے ہیں، سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے. مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڑیاں ختم ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا کراچی سے لے کے خیبر تک ووٹ بینک ہے. باقی ساری جماعتیں جو ہیں، پی ایم ایل این تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. پاکستان میں جو 1100-1200 سیٹوں کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، سوائے تحریک انصاف کے کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں. فی الحال یہ ایک ڈیپتھ اس وقت کسی وقت بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس یہ طاقت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اگر کوئی جماعت اس وقت وفاقی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے اور ان کا لیڈر ایک وفاقی لیڈر ہے، تو وہ عمران خان ہے. لہٰذا اتنی بڑا جو حجم ہے، پاکستان کو 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اگر 20-22 کروڑ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کا میکنزم موجود ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ حل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں وہ سارے آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں اور اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں تھوڑا سا توسیع کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ ایک تو فواد چوہی صاحب کا اور عامر کیانی صاحب کا کہ تشریف لائے وزیر اعظم صاحب کے حکم پر. تو جس طرح سے ہمارے گھر کے اندر چھوٹے موٹے گلے شکایت آج گلے ہو گئے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی فواد چوہی صاحب سے بھی اور عامر کیانی صاحب سے بھی کہ ہم جے کی ٹی صاحب کی جو علی ظفر صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ کم از کم پبلک ضرور کریں تاکہ اس کے اندر سب کو پتہ چلے کہ وہ رپورٹ کیا ہے. جو بھی رپورٹ ہوگی ہم اس کو تن من دھن کے ساتھ قبول کریں گے. جی فواد چوہی صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے آرگنائز طریقے سے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو حامی گروپ ہے اس کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، ان کے تحفظات کو مارا گیا ہے،
उनके काम नहीं किए गए, उनके अंदर गिले शिकवों का एक अंबार लगा हुआ है। आपके साथ मुलाकात में भी गिले शिकवे इन्होंने किए हैं। कौन है ये पीटीआई में वो लोग जिन्होंने इमरान खान को एक पॉलिटिकल क्राइसिस देने की कोशिश की है विद इन पीटीआई? देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमारी जो पॉलिटिकल एक जो सियासी राबताकारी थी और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव राबताकारी थी, उसके जो मैकेनिज़्म है उसमें खामियां थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। हमने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की है और इंशाअल्लाह जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है, अब हम ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। साहब ये बताइएगा कि 5 वफाकी वज़रा आर्मी चीफ को मिले हैं, वज़ीर आज़म क्यों बरहम हुए हैं, क्यों नाराज़ हुए इस बात? ये मुझे नहीं पता। ये बताइएगा, आपने बड़ी खूबसूरती से तरीन इशू और बलदियाती इशू जो है उनको अलग अलग किया, तो क्या ये जो अरकान है इन्हें तरक्याती फंड्स का वादा देकर तरक्याती प्रोग्राम वगैरह ने दिए हैं, कल कस्टडीज भी इशू हुई है, क्या ये पीटीआई का अपने उस मौक़िफ़ से यूटर्न नहीं है, रूगर्दारी नहीं है कि हम अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं दें? किसी अरकान असेंबली को तरक्याती फंड जारी नहीं किया जा रहा, ना ही वफाक में ना ही सूबे में। देखिए, लेकिन किसी इलाके को महरूम नहीं किए जा सकते इस बात के ऊपर। जितना हक लिया को डेवलपमेंट का है, जितना पिंडी को है, जितना लाहौर को है, जितना जेलम को है, चकवाल को है, भक्कर को है, फैसलाबाद को है, ये तमाम इलाके हैं जिनको तरक्की करने का हक हासिल है। अब ये जो नुमाइंदे हैं अगर बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं इसीलिए इनको इलेक्ट किया गया है, ये कहना कि ये मसले की ना बताएं अपने हल्के का कि मसला क्या है, वो थोड़ी बात जो है वो गलत है। रावलपिंडी रिंग रोड अथॉरिटी में करप्शन साबित आई हुई है, एक खबर हमने देखा जिसमें अपोजिशन के अरकान को गिरफ्तार किया गया, इंक्वायरियाँ बाद में होती रही, 3 साल बाद हुई, गिरफ्तारियाँ पहले हुई। आप नहीं समझते कि रिंग रोड अथॉरिटी में भी अब करप्शन की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ? रिंग रोड अथॉरिटी का केस बाकी मामलात से इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकी मामलात में शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप देखिए ये जो लाहौर मोटरवे है इसको अलाइनमेंट चेंज करके 100 किलोमीटर ये रोड में इजाफा किया गया था। किसी ने उसकी तहकीकात की, किसी ने नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान का और पीटीआई की हुकूमत है जहां इन मामलात की तहकीकात होती हैं, और रिंग रोड में पैसे बचाए गए हैं, कभी पैसे डूबे नहीं हैं। तरीन ग्रुप के मेंबर्स और फवाद चौधरी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। 24 न्यूज़ बाखबर।